नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में हम कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड कक्षा 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का मैं बता चुका हूं। अगर आप लोग चाहते हैं वो वीडियो तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी दे सकते हैं या फिर सर्च कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए या अदर किसी मैगजीन का पीडीएफ चाहिए तो इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी सर्च कीजिए टेलीग्राम पे और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सब कुछ जो भी पीडीएफ आपकी जरूरत के लिए है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो सारा पीडीएफ अपने वक्त पे आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, एक बात और मैं यहीं पे रुक के बोल देता हूं आपको, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जब तक 12th क्लास तक एनसीईआरटी ना पढ़ा दूं तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। हर दिन एक न एक एनसीईआरटी का आपको जरूर वीडियो बनाऊंगा। भाई वीडियो चले या ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने वादा किया हूं वो मैं निभाऊंगा। आप जो वादा किए हैं वो आप जाने। इसके साथ साथ मैंने एक बात और बता दिया था कि अगर हम पटना में क्लास लेते रहेंगे तब तो मैं लाइव आऊंगा रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच में रहेगा। थोड़ा इतना वर्क होता है, टाइम नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ 8 और साढ़े 8 के बीच में रहूंगा। अगर मैं मोतिहारी में या दरभंगा में क्लास ले रहा हूं तो ऐसे में रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगा। लेकिन आप बिलीव कीजिए, मैं ईमानदारी से, पूरी आत्मा से और कोशिश करूंगा कि बेहतरीन तरीके से आपको प्रेजेंट कर सकूं। फिर चाहे लाइव हो या रिकॉर्डिंग हो, फर्क नहीं पड़ता, बस आप सोचिएगा ऐसे। आपको सीखना है, समझना। तो चलिए दोस्तों, सारी बातों को विराम करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। क्योंकि क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि सॉल्व करना क्वेश्चन। देखिए, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? कैसे पता चला पुरातत्वविदों को कि हड़प्पा सभ्यता के समय कपड़े का निर्माण हुआ या उपयोग हुआ, कपड़े का उपयोग हुआ? ऑप्शन नंबर दूसरा क्वेश्चन सुमेल करना है। तांबा किस में मिलेगा, सोना किस में मिलेगा, टीन किस में मिलेगा, बहुमूल्य पत्थर किस में मिलेगा? इसको सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया, हल क्यों महत्वपूर्ण था? इसको जो है आपको 100 शब्दों में लिख के दिखाना होगा, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा चर्चा करना है। इस अध्याय में पक्की मीट यानी कि टेराकोटा जिसको कहते हैं से बने खिलौने की सूची पर, इसको छोड़ दीजिए। एक ये देखिए, हड़प्पा के लोगों को भोजन सामग्री की सूची बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। और इनमें से तुम क्या खाते हो, निशान लगाकर थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा एक्टिविटी कीजिए। क्लियर है? बस इसके सिवा और कुछ भी नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती या महत्वपूर्ण इलाके में बनी है? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसको थोड़ा सा समझाना है, बस। इसके सिवाय एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आइए चलते हैं अपने सेशन पे। अब देखिए, आरंभिक नगर है, शुरुआत के नगर। अब पुराने भवन के संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। एक जसपाल है और एक जो है हरप्रीत है, ये दोनों कैरेक्टर है। अपने घर के पास में ही ये क्रिकेट खेलते हैं गलियों में। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर घर की तरफ कर रहे थे, कुछ जो खंडहर था उसकी तरफ जा रहे थे, जिस गली से बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। और उस समय में खंडहर को आज भी गांव में भूतहा घर कहता, भूत प्रेत का यहाँ निवास होता जहां किसी का निवास नहीं होता। एक ने कहा, इसे वास्तुकला को देखो। दूसरा, क्या आपने कहीं लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी के पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करने की व्यवस्था करें। और यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत जो गलियों में क्रिकेट खेल रहे थे, वो पुराने खंडरों से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है, क्या कारण है, यही सोच में पड़े हुए थे। जो भूतहा घर है जिसमें जाओगे तो बाहर निकल नहीं पाओगे, इसमें इतना क्यों इंटरेस्ट है लोगों को? इसको और बढ़िया से मरम्मत करवाओ, पेंटिंग टेंटिंग करके इसको खूबसूरत बनाओ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उस खंडहर को देखने के लिए आए। फॉर द एग्जाम्पल, अगर लेकर आपको बताऊं तो नालंदा का खंडहर जाके देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी जितनी खूबसूरत बनेगी, वहां पे सैलानियां उतने ज्यादा जाएंगे, जिससे इकोनॉमी, साथ साथ में कल्चर, ये सब का उन्नति होगा। क्लियर है ना? ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं बातों हड़प्पा की कहानी पे। थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में मजा आए और हमको पढ़ाने में आपके साथ में मजा आए, है ना?
अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, हर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सारी बातों को चीख चीख के बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, 150 साल पहले पंजाब में, पंजाब वाला इलाका उस समय भारत पाकिस्तान एक ही था, बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, और जो पहला शहर मिला, स्थल मिला, उसका नाम हड़प्पा था। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। कई जगह कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांसा का प्रयोग पहली बार हड़प्पा सभ्यता में हुआ, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु का खोज किया उसका नाम क्या था, आप बता सकते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में, यहां पॉज कीजिए वीडियो और कमेंट बॉक्स में ले जाके बताइए मुझे। सबसे पहला जो था वो तांबा था, तांबा में टीन को मिला दिया तो वो कांसा का निर्माण हुआ। इसलिए इस टाइम में कांसे का निर्माण अत्यधिक मात्रा में हुआ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर है ना? थोड़ा सा 6th स्टैंडर्ड तो है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो 9th का भी, 10th का भी, 12th का भी, ग्रेजुएशन का भी और एमए का भी जोड़ के आपको इसको और खूबसूरत बना देंगे हिस्ट्री को, ताकि आप जब सुने तो कहें सुजी सर बाय गॉड मजा आ गया। अब लगा कि हाँ, पढ़ाई सच में बच्चों का खेल है और बीपीएससी पास करना तो सबसे आसान काम है। जो आधुनिक पाकिस्तान में है, उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। अब रहा कि आधुनिक पाकिस्तान, सुजीत सर बोल रहे हैं, और उस समय बोल रहे हैं कि बटाई 1947 में बटाई, तो अच्छे तरीके से जानते हैं। और 1921 में जो है हड़प्पा की खोज हुई है, तो 1921 में अगर खोज हुई है तो जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं कि चला गया हिस्से में पाकिस्तान का 2 पार्ट, एक पंजाब का 2 पार्ट, एक जो पार्ट है वो अपना हिंदुस्तान में, दूसरा जो है वो पाकिस्तान में। तो जिस समय जो पहला शहर खोजा गया था वो पाकिस्तान में था, इसीलिए आज के इतिहास के अकॉर्डिंग उस टाइम में था भारत, लेकिन अभी वो भारत नहीं, इसलिए पाकिस्तान बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए। जब रेलवे लाइन बिछ रहा था तो अच्छी अच्छी ईंट मिलने लगी, तो लगा कि भाई अब तो खर्चा भी बच जाएगा, बढ़िया है ये सब ईंट को इसमें डाल दिया जाए, जिससे मजबूती भी आ जाएगी और आसानी से काम भी बन जाएगा। इससे इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और कई इमारत को पूरी तरीके से क्या कर दी, इन्होंने नष्ट कर दी, क्योंकि तब तक इनको पता नहीं था कि एक सभ्यता है जिसको हम खोद खोद के निकाल रहे हैं। आज की जो सभ्यता है 10,000 साल के बाद ये कलयुग सभ्यता समाप्त हो जाए तो यहां से कुछ न कुछ तो निकलेगा ही, कभी ना कभी तो निकलेगा ही, फिर उसका नाम दिया जाएगा, जो भी रहे आधुनिक सभ्यता नाम दे दिया जाए। फॉर द एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, है ना? इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थलों को ढूंढा और तब पता चला यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरास्थलों की जो इमारतें, चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों के निर्माण में लगभग 4700 साल, आज से 4700 साल पहले इसका खोज हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का। जब तक हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा नहीं खोज किया गया था, तब तक हम इतिहास को जो पढ़ते थे वो वैदिक सभ्यता से पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही पता चल गया उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? आइए चलिए, अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा आप जरूर बताइएगा। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह पर नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? और अगर लगता है क्यों? हां, सुरक्षित रखना चाहिए, तो क्यों? और इसमें मुझे 50 शब्दों में लिख के बताइए, 50 शब्दों में। राजनीति से जोड़िएगा, आर्थिक से जोड़िएगा, सामाजिक से जोड़िएगा, धर्म से जोड़िएगा, लेकिन जोड़िए। चलिए, इन नगरों की विशेषता क्या थी? आइए थोड़ा हड़प्पा के नगरों की विशेषता। इन नगरों में से कई को तो 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। कई नगर ऐसे थे जो मिले थे हड़प्पा में, वो 2 से अधिक हिस्सों में बांट दिया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था, ध्यान रखिएगा। अगर इस तरीके से करें तो ये पश्चिम है ना, और ये पूरब है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो प्राय जो पश्चिम वाला इलाका है, यानी ये वाला जो इलाका है, वो छोटा भाग था, लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, ये ऊंचाई पे था, ध्यान रखिएगा। छोटा था लेकिन ऊंचा था। और पूर्वी वाला हिस्सा जो था बड़ा था लेकिन नीचे वाले पायदान पे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूं। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा, जो ऊंचा था, यानी पश्चिमी वाला इलाका जो था उसको दुर्ग कहते थे। दुर्ग मतलब क्या? चारों तरफ से घेर दिया जाना, है ना।
निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया था, जो नीचे वाला हिस्सा था। दोनों हिस्सों की चारदीवारी की पक्की हुई ईंटों की बनाई जाती थी। अगर इस समय कह दे कि अब मान लिया स्टेटमेंट में दे दे, हिस्ट्री ऑफिसर के क्वेश्चन ही डाल दे आपके सामने और बता दे कि 40 नंबर तुम कितना आसानी से ले आओगे, हम भी तो देख लें। अगर बस इतना सा दे दे कि हड़प्पा नगर जो है प्रायः 2 भागों में विभाजित था, एक पश्चिमी, दूसरा पूर्वी। क्लियर है? पश्चिमी इलाका जो था ऊंचे स्थल था, पूर्वी इलाका नीचे स्थल पे था। अब आप इसमें बताइए, क्या इनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था चारदीवारी बनाने के लिए, या पकी हुई ईंटों का निर्माण किया था? और कथन कारण में दे दे, आपकी हालत खराब करके रख देगा आयु। और जब निकलिएगा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर तो चिल्लाते चीखते निकलिएगा और भड़ास निकालिएगा, सुजीत सर मुझे टीचर ने नहीं पढ़ाया, मुझे सुजीत सर ने नहीं पढ़ाया। बस इसी से समय गुजर जाएगा। ये मैं सही बता रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए बड़ी बारीकी से पकड़िएगा बातों को, है ना? देखिए, मैं कड़वी बातें बोल रहा हूं, लेकिन क्या खुद के लिए बोलता हूं क्या? इससे मैं महान कहलाऊंगा क्या? तनिक आप सोचे कभी जीवन में। मैं चाहता हूं आपके अंदर जो एनर्जी खुदा ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने, जीसस ने डाला है ना, मैं बस उसमें आग लगा दूं, बस आग। और आग जब लगेगी तो कड़वी बातों से ही लगेगी, मीठी बातों से आग कभी लगेगा नहीं। मीठी बातों से कीड़ा लगता है, बर्बादी होती है ना? आइए, इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल के बाद भी आज भी इनकी दीवारें जो है जस का तस खड़ा पड़ा हुआ है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरीके से करते थे कि इनकी दीवारें जो है बहुत ही मजबूत रहती थी। इस तरीके से किया जाता था दीवार कि बहुत मजबूत होती थी। आज तो ऐसी हालत है, खास करके बिहार में, कि पुल बन गया, उद्घाटन से पहले ही पुल गिर गया। कई बार आप न्यूज में देखते हैं। जोड़िए ना जरा, हड़प्पा से कर दीजिए चर्चा, देखिए सभा बन जाएगी जमाने में कि सीखो प्राचीन काल से, सीखो अंग्रेजों से सीखो। ये सब बातें जब लिखी, क्योंकि ऐसे भी तो लिखना है ना आपको, और ऐसे की भी तैयारी हम यही करवाएंगे आपको, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नगरों की नगर दुर्ग के कुछ खास इमारत बनाई गई। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाए गए। कुछ नगर होते थे जो उस चीज के लिए प्रसिद्ध होते थे, जैसे मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो में जो है स्नानागार बना दिया गया, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। ईंट रखने के लिए प्लास्टर जो है उसको पूरी तरीके से सीमेंट की जगह पे काम किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत लगा दी गई। प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत, इससे क्या होगा, पानी का रिसाव बंद हो गया। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी। एकदम ध्यान रखिएगा, जो ऐसे अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है और बोर्ड है तो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इस सरोवर में यानी स्नानागार में जो है 2 सीढ़ियां बनी थी उतरने के लिए। आज भी अगर स्विमिंग पूल में जाओगे तो 2 साइड से सीढ़ी जरूर होगा, या तो उत्तर दक्षिण या तो पूर्व पश्चिम, देख लेना, एकदम क्लियर है। आइए, बनाए गए थे, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें से भरने के लिए पानी से कुआं निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता। शायद यहां विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते हो। उस समय तो उतना सुविधा है ही नहीं था कि पंपिंग सेट लगा दिया जाए, मोटर लगा दिया जाए, वगैरह वगैरह टेक्नोलॉजी यूज किया जाए। उस समय तो वही था, हाथों में क्या करना, बाल्टी को पकड़ना, बाल्टी में रस्सी लगाना और रस्सी से पानी कुआं से खींचना और जाके तालाब में भर देना। कालीबंगा लोथल, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से एक क्वेश्चन मिलता है जो मैं आप पे वार करूंगा और मैं जरूर उम्मीद करूंगा आप जवाब दीजिएगा। कालीबंगा इस समय हिंदुस्तान के किस राज्य में है और लोथल इस समय हिंदुस्तान के किस राज्य में है? मुझे जवाब दीजिएगा प्लीज। मुझे ये मत बताइए कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। अरे ना जी ना, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप मुझे जवाब दीजिए। अंदर से दिल से खुशी मिलती है और मैं जो जवाब देंगे मैं उनकी तारीफ जरूर करूंगा, उनको छोड़ने वाला नहीं हूं। और जो नहीं जवाब देंगे तो उनका थैंक यू से क्या यार, बट जब पढ़ रहे हो तो कुछ उसका यूज किया जाए। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अब देखिए, कालीबंगा और लोथल, इन दोनों से अग्निकुंड मिले हैं। अब देखिए, जहां काली है वहां काला है, यानी अग्नि है। ऐसे ट्रिक से याद करवाएंगे आपको ताकि मजा आएगा। और जहां लोथल है, अब जो लोथ हो गई वो कहीं जा ही नहीं सकती अग्नि के पास में, अग्नि खुद ही उसके पास में चल के आएगा। तो दोनों ध्यान रखिएगा। अब लेकिन मुझे ये बताइए दोनों नगर है कहां, ये नहीं बताऊंगा। जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, ऐसा माना जाता है कि इन दोनों जगह पे कालीबंगा और लोथल, यहां पे यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो,
लोथल, इन जगह पे बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब इसका भी जवाब बता दीजिए कि हड़प्पा कहां है। फिर भी मैं पूछूंगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप जवाब दीजिए। आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हड़प्पा बताइए, मोहनजोदड़ो बताइए कहां है, और साथ साथ में लोथल बताइए। अब आपको एक चीज जरूर बताना है कि हड़प्पा कहां है, और ये मैं उम्मीद करूंगा आप जरूर बताइएगा, है ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यही है महान स्नानागार। इसको एक नजर जरूर देखिए, अपनी आंखों के साथ देखिए, है ना। एक साइड से यहां से सीढ़ी उतरने के लिए, एक साइड से यहां, और ये आपका स्नानागार है। बड़ा खूबसूरत लगता है ना। आइए, भवन, नाले और सड़क, आइए थोड़ा सा देखते हैं और आज के टाइम में जरा जोड़ के बताएंगे, तब लगेगा सुजीत सर मजा आ गया एनसीईआरटी में। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे जो नगर होते थे आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, क्योंकि इस बार हिस्ट्री आपको फंसाएगा, चाहे कोई भी कह ले कि इससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो, ये नोट से पढ़ लो, वो नोट से पढ़ लो, ये बुक से पढ़ लो, वो बुक से पढ़ लो, एक बार मेरी बात मानो, एनसीईआरटी से पढ़ के जाओ, 40 नंबर झक मार के आएगा। अदरवाइज धरती पे कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि सामने अतुल सर खड़ा है, और जब तक वो खड़ा है सारा रट्टू तोता की कहानी खत्म है। वहां कॉन्सेप्ट क्लियर, तभी रिजल्ट होगा, अदरवाइज बस ख्वाब बन के रह जाएगा। बाकी आपको सोचना, आप तो खुद हमसे समझदार ज्यादा है। घर के आंगन के चारों ओर से कमरे बनाए जाते थे। बीच में आंगन होता था, चारों ओर से कमरे बनाए जाते थे। आज भी कई जो आप पुराने घर में जहां जन्म लिए होंगे गांव में, वहां आप जरूर देख रहे होंगे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुआं भी हुआ करता था। अब जैसे अब इतिहास पढ़ा रहे हैं ना आपको, आप फील कीजिए पुराने घर जहां आपका जन्म हुआ, नए घर भूल जाइए। जहां पे आप देख रहे हैं इसी में हमको सुन रहे हैं, वहां भूल जाइए। अपने पुराने घर, अपने बाबूजी के घर, अपनी मम्मी की घर, नानी घर की घर, वो सब घर को याद कीजिए। देखिएगा बीच में आंगन होगा, वहां एक पिंडा जी होंगे, भगवान की मूर्ति होगी, और वहीं पे तुलसी माता का पौधा लगा रहा हुआ हमेशा देखिएगा हर घर में, और चारों तरफ से उसमें जो रहेगा कमरा बना हुआ। उस समय जो होता था, हर घर में स्नानागार होता था। आज भी तो है, आज कोई भी फ्लैट खरीद जाइए, उसी में स्नानागार रहता है। हड़प्पा वाला ही तो एक्टिंग कर रहे हैं, कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, सारा चीज हड़प्पा वाला। आप देखिएगा तो होश उड़ जाएगा। क्या बात करें सुनील सर, सही बात आप बोले, एकदम सही बात है। कुछ घरों में कुआं भी दिखता है, कई घरों में आप देखिएगा लोग टब में नहाते हैं, तो जस्ट लाइक कुआं समझिए, मजा आ जाएगा। बस याद करने का काम है यार, समझने का। कई नगरों के ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता। कई नगर जो होता था वो नाले होते थे लेकिन ढके हुए। आज की नाले देखो तो ऐसे बल खाते हुए, लहराते हुए चलती है, ऐसे लगता है कि मैं एकदम आधा हम करते हुए निकलती है, जबकि उससे, उस पानी से और उस तरीके से लहराती हुई निकलने से प्रदूषण होता है, जिससे आसपास के लोग बीमार हो जाते हैं। आज कई बड़े बड़े नाली ऐसे खुलेआम चल रहे हैं नंगे होके, उनको ढक देना चाहिए, है कि नहीं। उस समय देखिए, सीखना चाहिए मुझे हड़प्पा से। देखिए वहां के लोग उस समय में, आज से 4700, एक मोटा मोटी मान के चलते हैं 4500 साल पहले लोग इतने जागरूक थे, और आज हम अपने आप को आधुनिक मानव कहने के बाद भी स्वच्छता के प्रति हमारी हालत क्या है, सरकार की हालत क्या है, आपके सामने रखा हुआ है। आइए, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बह सके। अक्सर घरों में की नालियों को सड़क के नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में नालों में मिल जाती थी। नालों को ढके होने के कारण कई जगह पे मैनहोल बनाए जाते थे, जिसके जरिए देखभाल और सफाई की जाती थी घर के सड़कों पर निर्माण। अब सॉरी, जो गली के नाले होते थे वो मेन रोड के नाले में मिला दिया जाता था। और अक्सर आज भी आप देखते होंगे, जिस शहर में रहते होंगे, जहां तक नाली जाती है वहां पर जहां टर्न लेती है वहां मेन होल बना दिया जाता है, कि अगर नाले में कोई चीज फंस गया, कोई चीज गिर गया या जाम हो गया बरसात के दिनों में, तो मेन होल को खोल दिया जाता है और वहीं से साफ किया जाता है। आज भी यही कहानी है जो 4700 साल पहले हड़प्पा में था। अब जरा फील कीजिए, दिमाग को सीखिए हमारे साथ, तब पता चलेगा क्या आसान है सुजीत सर। छी, लोग इधर उधर ऐसे ही बकवास करते हैं। अब इस तरीके से दिमाग लगाइए, जो आज आप देख रहे हैं वो हड़प्पा में था। क्लियर है। आइए थोड़ा सा एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप किसी संस्था की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, पर डे
पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो कि 68 का मेंस में सुजी सर मैं जुड़ना चाहती हूं आपसे, तो जरूर जुड़ सकते हैं। 69 के फाउंडेशन में जुड़ना चाहते हैं, एकदम जुड़ सकते हैं। 69 के प्रीलिम्स में जुड़ना चाहते हैं, एकदम जुड़ सकते हैं। सारा क्लास स्टार्ट है, सारा। ऐसे में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल का में जुड़ना चाहते हैं तो होली के बाद फिर से बैच लॉन्च हो रहा है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। आप कहने का मतलब है किसी में भी जुड़ सकते हैं, बस शर्त इतना है कि कंटिन्यूटी नहीं तो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं, आपको डेली क्लास आना होगा। चलिए, और ये जो संस्था है हमारी, दिनकर गोलंबर, राजेंद्र नगर, रोड नंबर 2। और अगर आप कॉल या व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो यही नंबर है 9334710148। आइए नेक्स्ट है नगरीय जीवन। आइए नगरीय जीवन को देखते हैं। हड़प्पा थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में मेरे साथ। हाँ, अब आएगा मजा। अब दिख रहा है ना आपको? चलिए, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। हड़प्पा जो शहर था उसमें बहुत सारी हलचल होती थी। यहां पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे, जो खास। ऐसे भी आज महानगर में चले जाइए, देखिए हमेशा हलचल ही होता है। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, संभवतः ऐसा माना जाता है। और ध्यान रखिएगा, हड़प्पा का कोई साक्ष्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात है, जो साहित्यिक है उसको पढ़ा नहीं जा सकते हैं, पुरातात्विक है वो समझ में नहीं आता, तो भाव चित्रात्मक जो चीजें मिलते जा रही है, दिखते जा रही है, उसी पे पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता को लिखा गया है। इसलिए कई चीजें आपके दिमाग को टच नहीं कर पाएगी, थिंकिंग को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। फिर भी एडजस्ट कर लीजिएगा कि हिस्ट्री में जो है वही है, उसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह संभव है कि यह शासक लोगों के भेजकर दूर दूर तक धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग जो है खूबसूरती, मनके तथा सोने चांदी के बने आभूषण की चीजों को अपने पास रखते होंगे। मन के मतलब मोतियों के माले। और इसकी सबसे बड़ी जो कंपनी थी वो लोथल में थी। लोथल गुजरात में है और गुजरात जो है समुद्री तट से जुड़ा हुआ। क्लियर है? आइए, इन नगरों में लिपिक भी होते थे। ध्यान रखिएगा, लिपिक जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। अब देखिए, यहां पे देखिए, लिपिक, इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, मोहर पर तो जो लिखते थे वो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, अब है ही नहीं है। उन सब चीजों पे लिपिक लिखते थे। आज भी कहते नहीं ठठेरा, वो क्या करता है? लिख देता। पेंटर क्या करता है? लिखता है। वैसे ही लिपिक करते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या अन्य उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज को क्या करते थे? वो इन्वेंट करते थे, बनाते थे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोग वस्तु लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से, कहानियां, मिट्टी में बनी कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे क्या करते थे? उस समय में खेलते होंगे। ऐसा माना जाता था कि दूसरे शहर जाते थे तो वहां की कुछ चीजों को यहाँ पे लाते थे, कहानियां, किस्से, जो भी बातें हो रही है उन सारी बातों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ऐसा भी वहां होता होगा। साथ साथ में मिट्टी के बने खिलौने भी यहाँ पे मिलते थे। नगरों में रहने वाले लोग की, छोड़िए इसको हटा दीजिए। आइए, नगर और एक शिल्प। आइए थोड़ा समझते हैं नगर और एक शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कुछ ऐसी चीज जो हड़प्पा से प्राप्त हो रही है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनके अधिकतर शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। जो कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और गहने और बर्तन भी, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, सोने चांदी के गहने बर्तन बनाए जाते हैं। यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक। ध्यान रखिएगा, मनके तो मोती को, बाट में तो तौलने वाला, और फलक, ये सब जो है वस्तुएं यहां पे मिली हुई है। अब आप देख लीजिए फिगर में, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। याद रखिएगा, इनकी मोहर जो होती थी हड़प्पा की, जो पत्थरों के बनाए होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। इन्हें आयताकार
मोहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते थे, आयताकार। अब पूछ देगा कथनकार में कि यहाँ के हड़प्पा की मोहरें आयताकार होती थी, वृत्ताकार होती थी या चतुर्भुजाकार होती थी, षष्ठभुज हुआ करती थी। अगर पता होगा आयताकार तो मारिएगा, वरना वो मारेगा आपको। आयु और साथ साथ में मोहरों में समांतर जो होता था उस मोहर के ऊपर जानवर का चित्र बना होता था। हाँ, ध्यान रखना है, जानवर का चित्र इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरती लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, हड़प्पा के लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मृदभांड के बर्तन बनाते थे, वो सब के सब काले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। याद रखिएगा, मिट्टी जो बनाते थे वो लाल रंग के बनते थे, जो लाल रंग से उस पर पेंट किया जाता था। आइए थोड़ा सा समझते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ कपास की खेती होती थी। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, आप मुझे और जो पुराना भी वो भी बताइए मेहरगढ़ कहाँ है, मुझे जवाब दीजिए। मोहनजोदारो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु चिपके हुए मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। मेहरगढ़ से कपास इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछ दे, हालत खराब कर दे आपको एग्जामिनेशन में। 12 से 2 आपको बता देगा क्या चीज है आयु, और 6th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा है। आप खोज रहे हैं, आप पता नहीं कहां की बुक की। तो ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ से कपास की खेती होती थी। मोहनजोदारो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं और चांदी के फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपकी हुई मिली है। पक्की मीट और फेरन से बनी हुई तकलियां, सूत जताई के संकेत, ये सब जो है, सूत जो होता है बीनने वाला, उसके संकेत मिले कि यहां पे होंगे। ये चीज एक बार देख लीजिए, दिख रहा है ना। आइए 1 मिनट इसके बारे में बताते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण एक सेकेंड, चलिए, इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरे का पच्चीकारी करना इत्यादि, इन सब की चीज है। अब देखिए एक चीज जो है यहां पे देखिए, यहां पकी हुई मिट्टी, तांबे की वस्तु और फ्योंस से बनी तकलियां सूत जताई जाती। फ्योंस का मतलब क्या होता था, जो क्या है, एक मानव निर्मित बनाया जाए। जैसे शंख आप देख रहे हैं ना, शंख तो होता प्राकृतिक, आप जानते हैं समुद्र के इलाका में। इसमें क्या होता था, गोंद बना के शंख के आइटम का किया बनाया जाता था, जिसको कहा जाता था फ्योंस। क्लियर है। और फिर इसको चिकनाई दे के पूरी तरीके से अच्छा बना दिया जाता था। आइए अब देखिए, यहां पे मूर्ति का चेहरा इतना आकर्षक ढंग से बनाया गया कि उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। अभी जो आपको मूर्ति दिखाएं, यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति का नहीं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम में क्या थे, दक्ष थे। सिर्फ पुरुष ही नहीं, सिर्फ महिलाएं नहीं, बल्कि कुछ पुरुष भी और कुछ महिलाएं भी इस काम में जो है वो दक्ष थे। मतलब क्या, महारत हासिल किए हुए थे। फ्योंस वही है, पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फ्योंस को कृत्रिम रूप से क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था, जिसमें पत्थरों के चूर्ण में गोंद वगैरह मिला के बनाया जाता था। जिसे फ्योंस से मन के चूड़ियां, बाले, छोटे छोटे बर्तन, ये सब जो है फ्योंस से बनाया जाता था। तो ये चीज जरूरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। फ्योंस से मन के मतलब मोतियों के माले, चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन, इस सबको बनाया जाता था। कच्चे माल की खोज, थोड़ा सा कच्चे माल की खोज करते हैं। कच्चा माल उन पदार्थ को कहा जाता है जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, उसे ही कच्चे, प्राकृतिक रूप से तो आपको समझ में आ ही रहा है। और दूसरा जो है किसान और पशुपालन, ये दोनों जो है इसका उत्पादन करते थे। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है, लकड़ी या धातु के अयस्क है। इनसे फिर कई तरीके की चीज बनाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर किसान के द्वारा पैदा किए गए कपास से कच्चा माल कहते हैं। इससे कताई बनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है, तो प्राकृतिक है, लेकिन फिर मानव इसमें कुछ ऐसी कलाकारी करता है जिससे कि यही कपास कपड़ा का रूप धारण कर लेता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ से वे दूर दूर तक आयात करते थे। आयात और निर्यात का मतलब समझे। आयात मतलब हुआ आना, अपने देश में जो आ रहा है,
क्लियर हो रहा है। और निर्यात मतलब क्या हुआ, जो अपने देश से जा रहा, अगर अपने देश से जा रहा है तो इसका मतलब है अपने देश को प्रॉफिट होगा, और अपने देश में अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका नुकसान निश्चित है। इतना तो खैर इकोनॉमी में आप जानते ही होंगे। दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आप दरभंगा में हैं या चंपारण में हैं, मोतिहारी में हैं, तो अब आपको पटना या फिर दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑफलाइन क्लासेज जो है वहाँ पे हम खुद पटना में, वहाँ दरभंगा और मोतिहारी में दे रहे हैं। इसलिए अगर आप जुड़ना चाहें तो इन दोनों जगह जुड़ सकते हैं। अब जरूरत नहीं है एसडीएम डीएसपी बनने के लिए आपको बाहर जाके लाखों रुपया बहाना। चलिए आते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। आज के जो राजस्थान है वहां से करते थे। यहां तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ओमान जो था, बताइए ओमान कहां, चलिए ये आपसे छोड़ देता हूं, आप बताइएगा मुझे। ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, और सबसे पहला जो धातु मिला था वो तांबा ही मिला था। याद है ना, कॉपर। ध्यान रखिएगा, मजे से समझिए, मजा आएगा। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो है टीन का आयात जो है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहां एक और तांबा ओमान से, तो फिर टीन ईरान और अफगानिस्तान से। अरे कांसा तो बता ही देगा, कांसों की सभ्यता तो सब जानता है कैसे मिलता। थोड़ा सा यहां डिस्टर्ब हो सकते कि तांबा और टीन को, लेकिन अगर आयात की बात पूछ दिया आयोग ने तो फिर तो पता नहीं कहां कहां से हवा निकलेगी दिमाग में कि ये कहां बोलेंगे। ओमान बोले, ईरान बोले, अफगानिस्तान बोले, पाकिस्तान बोले, बोले तो क्या बोले। ऐसे कंडीशन में याद रखना है आपको एकदम दिमाग में कि जो टीन होता था, टीन का आयात और निर्यात तो अभी तुरंत समझा दिए, अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देख लीजिएगा। अगर कोई नगरों में रहने वाले हैं तो उनका भोजन कैसा था, थोड़ा सा एक नजर देखते हैं और आप भी इसका लुत्फ उठाइए पढ़ाई का। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ध्यान रखना है, ये सब चीज एकदम ध्यान रखिए, लिख लीजिए कहीं पे ताकि याद रहे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। पहली बार, पहले पत्थरों से हुआ करता था, ये पहली बार जो है अब क्या हो रहा है, हल हो रहा है। क्लियर है, अब हल टाइप के उसको बना दिया गया है, क्योंकि यह प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। स्टार्टिंग जो है वो लकड़ी से होता था, उसके बाद धीरे धीरे त्रासना आ गया तो इन्होंने पत्थर से बनाने लगने। लेकिन हल का आकार खिलौने में मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होता था, ऐसा माना था क्षेत्र में बारिश, इसे सिंचाई के लिए लोगों ने अलग तरीके से अपनाए हुए होते थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर इसे फसलों की सिंचाई इसी पानी के संचय से करते होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, देख रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। अगर पूछ दिया तो ऐसा ना हो जाए कि आपका गलत हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते, वही बैर जो कांटा वाला बचपन में हम लोग तोड़ते थे, और खास करके सरस्वती माता ऐसे ही टाइम में, इसी महीने में मछलियां पकड़ते थे। हिरन जैसे जानवरों को क्या करते थे ये लोग, शिकार करते थे भोजन के लिए। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों के सूक्ष्म निरीक्षण, आइए थोड़ा गुजरात में हड़प्पा के नगर का थोड़ा प्रशिक्षण और शिक्षण जो है एकदम विस्तृत रूप से करते हैं। कच्छ के इलाके में खादिर बेंत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। अब आपको पता चल गया धौलावीरा नगर जो है वो कच्छ में है। आप मुझे बताइए कि इस समय धौलावीरा, कच्छ छोड़ दीजिए, धौलावीरा बताइए हिंदुस्तान के कौन से राज्य में? वहां साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ था। यहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर जो है दो भागों में विभक्त थे, वही एक पश्चिमी और एक पूर्वी। वहीं धौलावीरा नगर तीन भागों में बटा। जनरली जितनी भी नगर हड़प्पा में हैं सब के सब जो हैं वो दो भागों में बटे हुए, एक पश्चिमी और एक पूर्वी।
क्लियर है? जो पश्चिमी टीला होता था छोटा होता था लेकिन ऊंचे स्थान पे बसा होता था। जो पूर्वी वाला टीला होता था वो बड़ा होता था लेकिन नीचे टीला में बना होता था। एक को दुर्ग कहा जाता था, एक को निचला हिस्सा कहा जाता था। ये तो अच्छे तरीके से आपको समझा दिए थे। लेकिन धौलावीरा एक लौता ऐसा नगर था हड़प्पा का जिसमें 3 भागों में नगर विभाजित थे। अब तक 2 भागों में थे, 3 भागों में। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मत बोलिएगा सुजीत सर नहीं पढ़ाए। क्वेश्चन कहां से लड़ता है आपका लड़ा कि नहीं लड़ा। इसलिए देख लीजिएगा, इस बार किसी भी हालत में शिकायत चाहे कितना भी करना हो, रिजल्ट आपका होना चाहिए। बस एक लाइन का आंसर। सॉरी। धौलावीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर का एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेष जो है हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर पर खुदा गया है। यह अभिलेख में संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरे जैसी छोटी वस्तुएं पे पाई जाती है। हड़प्पा का लेख मोहर जैसा, जो मोहर टाइप का होता है छोटा छोटा, उस पे होता है। लेकिन ये बहुत खास बात है, एक अनोखा अवशेष मिला जो लकड़ी में जड़ा गया है। गुजरात के खंबात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से यहां पे प्राप्त हो जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई जाती थी। चीजों को एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरे मुद्रांकन या कहे तो मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने पर बनी हुई उनकी छाप भी यहां से मिला है। अगर पूछूं कहां से तो क्या बताइएगा आप, जरा बताइए। लोथल। क्लियर है? और यही क्वेश्चन आपसे हम पूछें। देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर भी देखिए ताकि आपको मजा आए। यहां पे एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थरों के टुकड़े या फिर अध बने मनके बनाने वाले उपकरण की ओर से तैयार करके मनके भी यहां मिले हैं। क्लियर है? आइए। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों पर चिन्हित करने के लिए किया जाता था। मोहर जो होता था एक छापा जाता था, चिन्हित होता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले पर बंद करने के बाद उन मोहरों पर गीली मिट्टी करके उसे मोहर लगाया जाता था। जैसे थैला हुआ ना, बंद हो गया, पैक हो गया, अब गीली मिट्टी लगा। अभी नहीं मारते क्या, इंक रखा रहता है और जो उस पर करते हैं मोहर, फट से वहां पे दाबे और फिर डाल दी उस पर जो इंक होता है। गीली मिट्टी पोत करके मोहरे बनाई जाती थी। मोहरे पर छाप जो है मोहरबंदी कहते थे। याद रखिएगा, मोहरे का जो छाप उस पर आता है उसी को मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि यह सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। वाह क्या इंटरेस्टिंग है। अगर ध्यान रखिएगा, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं हुई मतलब मोहर मारे और टूटा नहीं, तो यह साबित हो जाता है कि सामान में किसी तरीके का छेड़छाड़, किसी भी तरीके का मिक्सअप नहीं किया गया। और अगर पैकेजिंग खुला हुआ है तो इसका मतलब है कुछ इसके साथ ड्रामा किया गया। क्लियर है? आइए, सभ्यता के अंत का रहस्य। अब लास्ट पड़ाव पे हम लोग पहुंच गए कि आखिर सभ्यता जो है, इतनी बेहतरीन सभ्यता, इतनी डेवलप सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता, एक बहुत बड़ी नगरीय सभ्यता, एक कांस्ययुगीन सभ्यता, उसके बाद इसका अंत का रहस्य आज तक नहीं पता चला। हर एक इतिहासकार, हर एक पुरातत्वविद अलग अलग बातें कर रहे हैं और समझ में नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है। ये अलग बात है, हम मान लेते हैं कि बाहर की वजह से है, लेकिन प्रमाण हमारे पास कुछ भी नहीं है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता। अचानक लोग इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहरे, बाट का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लग गए। वो मोहनजोदड़ो जो क्या है, एकदम समकोण पे रास्ता काटते थे। नालियां ढकी हुई होती थी, नालियां सीधी होती थी और आज जो है सड़कों पर ढेर लगे हैं। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई है। सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाते हैं। आज भी देख लीजिएगा, जब कोसी की उफान मचती है ना, आने वाला है बरसात जब आएगा तो देखिएगा लोग जो है अपने अपने घर को छोड़ छोड़ के मजबूर हो जाते हैं हाईवे पे रहने के लिए। आइए, यह सब क्यों हुआ यह पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण से यह हो सकता है। ईंट पकाने के लिए
ईंधनों की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झुंड का चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे ऐसा माना जाता। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही नगरों से होना चाहिए, जो हम भी बताए थे। सब नगर को कैसे डुबो दिया, सब नगर को विनाश कैसे कर दिया। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण धीरे धीरे समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण की इलाके में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसने लगे थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में आप पढ़ेंगे। अब थोड़ा जो है क्वेश्चन आपके सामने, स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे बताइएगा आंसर। लीजिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए रोक के और इसका जवाब मुझे दीजिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। हमारी उम्मीद है, आशा है, हम बहुत मेहनत करते हैं, आपसे हार्डली रिक्वेस्ट करते हैं। मैंने आज तक जीवन में कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा, बस इतना मांगता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए, जो अच्छा लगे। और परिवर्तन लगे तो बोलिए ना, परिवर्तन करने के लिए खड़े हैं, बैठे हैं, बताइए तो सही। और अगर जिस तरीके से मैं आपकी जिंदगी में थोड़ी सी प्रकाश ला रहा हूं, आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। बस इतना सा चीज कर दीजिए मेरे लिए, बस इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, नमस्कार। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।